Students, welcome back. Today we are going to continue our chapter Constitution, why and how. This is the last lecture of our chapter. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट, कि नेशनल मूवमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो था किस तरीके से उसका इम्पैक्ट पड़ा था, किस तरीके से उसका प्रभाव पड़ा था। अब एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था नॉट द प्रोडक्ट ऑफ असेंबली ओनली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ड्राफ्टिंग करना, कि किस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी, किसकी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम कहें कि उन्होंने ही अकेले इसको बनाया, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी जो उसके मेंबर्स थे उन्होंने जो उसमें आइडियाज़ डाले हैं वो सारे आइडियाज़ कहाँ से आए थे, फ्रॉम आवर नेशनल मूवमेंट। यानी कि नेशनल मूवमेंट के दौरान जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो उस समय जिन जिन चीज़ों से इंडियन पीपल सफ़र हुए थे वो सारी चीज़ें, जैसे इक्वालिटी है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के समय इक्वालिटी नहीं थी, इंडियंस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, तो हम सफ़र हुए थे। तो इसलिए ये मालूम था इंडियन लीडर्स को कि हमें आने वाले समय में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी को डालना है, यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं करनी है। तो ये इम्पैक्ट कहाँ से आया था, फ्रॉम आवर नेशनल मूवमेंट, राइट। अब बैकग्राउंड कंसेंस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ, जब आज़ाद अभी उससे पहले ही, बनने से पहले ही लीडर्स ने इस बात पर अपने विचार बनाने शुरू कर दिए थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ जो है वो डाली जाएंगी। लॉन्ग स्ट्रगल, अब ये जो कंसेंस था, यानी कि जो वो अपने आइडियाज़, जो अपने विचार बना रहे थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी वैल्यूज़ मेन रहेंगी, किन किन मुद्दों पर, किन किन बातों पर मेन फोकस किया जाएगा, वो चीज़ें कहाँ से आई थी, लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो लंबे समय तक आज़ादी के लिए जो संघर्ष हुआ था वहाँ से हमने क्या, हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने क्या किया था, प्रिंसिपल इनहेरिटेड फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट, वहाँ से कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज़, कुछ प्रिंसिपल से अडॉप्ट किए थे। अब प्रिंसिपल्स में जैसे हमने अभी इक्वालिटी की बात की है कि उस समय सफ़र कर रहे थे, सो वी नो कि अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो सोसाइटी में लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरीके से वो अफेक्ट करती है। तो ये क्या है, ये इक्वालिटी एक प्रिंसिपल है, राइट, जो हमें कहाँ से मिली, हमने कहाँ से ली, फ्रॉम आवर नेशनल मूवमेंट। देन ऑल दीज वर गिवन अ कंक्रीट शेप टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस थे एट द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, उन सभी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अपना जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और इसके अलावा फिर हमारा एक नया कंसेप्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, बेसिकली अगर हम जर्नल मीनिंग करें तो ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, पर्पस, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है उसमें किन किन चीज़ों को शामिल करना है, उसका मेन पर्पस क्या होगा, उसके लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया गया था। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिया था, गिवन बाय पंडित नेहरू। कब दिया था, 1946 में। ये सारे आपके क्या हैं, 1 मार्क क्वेश्चन। व्हाट वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, who gave the objective resolution and when objective resolution was given. Anyway 1 mark question can come. अब ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन था बेसिकली जो पंडित नेहरू ने दिया था, ये क्या बताता था, दैट डिफाइंस द एम ऑफ द असेंबली, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है जिसका मेन काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में उनका मेन एम क्या था, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से ड्राफ्ट करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है, कौन सी जो आइडियाज़ हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको उन्होंने फॉलो करना है। देन इसके अलावा एक्सप्रेशन ऑफ दीज फंडामेंटल कमिटमेंट्स जो, अब वो फंडामेंटल कमिटमेंट्स कौन सी थी, लाइक इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी एक्सेट्रा। यानी ये सारी बातें जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हमारे लीडर्स ने जो सीखी थी कि ये सब चीज़ें, अगर हमारा देश आज़ाद होगा तो हमारे आज़ाद देश में लोगों में इक्वालिटी होगी, लिबर्टी होगी, लिबर्टी मतलब आज़ाद होंगे, दे वर फ्री टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम ऑप्ट करेंगे, सॉवरेनिटी होगी, जो सरकार होगी वो लोगों की होगी, लोगों के द्वारा बनाई गई होगी। तो ये सारी जो फंडामेंटल कमिटमेंट्स थी, इन सब को कॉन्स्टिट्यूशन में डालना, ये भी क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक एम था। और ये बातें कहाँ बताई गई थी, कि इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो किसने दिया था, बाय द पंडित नेहरू। इसके अलावा ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट कॉन्स्टिट्यूशन
एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन शैल फ्लो फ्रॉम द पीपल। ये भी कहा गया कि उसमें स्वर्ण होगा, इंडिपेंडेंट होगा, और यहाँ की जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है, यानी कि जो गवर्नमेंट बनेगी, जो पावर होगी, जो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होगी, वो कहाँ से आएगी, उसमें सारी पावर किसके हाथ में होगी, इन द हैंड्स ऑफ कॉमन पीपल, राइट। लोग इलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट, लोग बताएंगे कि उनके लिए गवर्नमेंट को क्या और कैसे करना है, यानी एवरीथिंग इज मस्ट बी इन द हैंड्स ऑफ पीपल। तो ये चीज़ क्या थी, दैट वाज द मेन फ्लो फ्रॉम द पीपल। ये कहाँ पर था, ये सारा किसके बारे में हम डिटेल पढ़ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पंडित नेहरू ने 1946 में दिया था, उसमें किन बातों का जिक्र किया गया था, किन मेन मुद्दों पर बात की गई थी, राइट। अगेन ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से रिलेटेड भी आपका 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात आती है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हमने अभी डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारी जो नेशनल स्ट्रगल था, जो हमने आज़ादी के लिए किया था, वहाँ से कौन कौन सी वैल्यूज़ थी, कौन सी बातें थी जो हमने सीखी और उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की बात कही, वो हमारा मेन एम बन गया। देन नेक्स्ट आ जाता है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से सोर्सेस कौन से थे उसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि कहाँ से किस किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन से पॉइंट्स, कौन से सही पॉइंट जो हमारे इंडियन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग प्रॉपर थे, जो सुटेबल थे, उनको हमने कहाँ से लिया है। यही आपका आ सकता है प्रोविजंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन की, कहाँ से ये प्रोविज़न किस किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। अब वो कौन सी है, सबसे पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो उसमें हमने किसको फॉलो किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हम जितने भी ये पढ़ेंगे कि जहाँ से लिया गया, इसमें हमने उनको कॉपी नहीं किया है। जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स या जो भी मेन वैल्यू हमने किसी दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई है, उसको हमने कॉपी नहीं किया है, उसको हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चेंज करके अडॉप्ट किया है, राइट। तो ये चीज़ अपने माइंड में हमेशा रखना। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में आया था, उसमें से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट 2/3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, राइट। 2/3 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से मेन वैल्यूज़ कहाँ से ली गई हैं, फ्रॉम द इंडियन एक्ट ऑफ 1935। अब वो कौन से, सबसे पहले प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि जो प्रोविंसेस होंगी, जो स्टेट्स होंगी, उनके पास अपनी अलग पावर होगी, वो अपनी प्रोविंसी के बारे में डिसीजंस खुद ले सकते हैं, सेंटर या आउटर जो इंटरफेरेंस है वहाँ पर नहीं होगी। दैट वो जो कंसेप्ट है जिसमें हम बात करते हैं कि स्टेट्स आर फ्री, सेंटर जो है स्टेट के उसमें सेंटर और स्टेट मिलकर तो काम करते हैं, पर कहीं ना कहीं स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट है अपने एरिया में डिसीजन लेने के लिए। तो ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का जो कंसेप्ट है, ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अलावा पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो भी कहाँ से अडॉप्ट किया गया, फ्रॉम दिस गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अलावा फेडरल कोर्ट एंड फेडरल सिस्टम, कि फेडरल कोर्ट एंड फेडरल सिस्टम मीन्स कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है कि किसके पास कितनी पावर आएगी, कौन किसके, सेंटर पावरफुल रहेगा, स्टेट पावरफुल रहेगी, किस एरिया में किसके पास, ये जो फेडरल सिस्टम है, यूनिट्स में जो हमारा डिवाइड सिस्टम है, ये भी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमारे लीडर्स जो थे वो जानते थे, क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल के साथ काम करते करते उन्हें मालूम पड़ गया था कि गवर्नमेंट को कैसे चलाया जाता है, उन्होंने ये चीज़ सीखी थी, राइट। तो वो नए नहीं थे, देवर एक्सपीरियंस, तो उन्हें मालूम था कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लेकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल सकते हैं और वो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए मोर बेनिफिशियल होगी। क्लियर। अब इसके अलावा बाकी जो पॉइंट्स है, और हमने कहाँ से क्या लिया था, फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या चीज़ बोरो की है, अब फिर से मैं वही बता रही हूँ कि हमने अडॉप्ट किया है, हमने कॉपी नहीं किया है, इंडियन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने उसको चेंज करके अडॉप्ट किया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। इसके अलावा आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी लीडर आए, उसका रूल नहीं चलेगा,
यहाँ पर रूल किसका चलेगा, लॉ कौन सा चलेगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। हर गवर्नमेंट को, हर लीडर को कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, द लॉज विच आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ये आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ है, ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, जो लोकसभा राज्यसभा में हमारे पार्लियामेंट में जो स्पीकर होते हैं उसकी पावर को, कि वो किस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में बैलेंस को बनाए रखते हैं, वो भी हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सेप्ट दैट लॉ मेकिंग प्रोसीजर, जो हमारा पार्लियामेंट के अलग अलग हाउसेस में लोकसभा राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है और फिर वो जो बिल है वो एक लॉ बनता है, ये प्रोसीजर हमारा कहाँ से आया है, दिस वन इज फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। देन फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट, फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट का मतलब है कि इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होती है, अलग अलग पार्टीज उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो जिस भी पार्टी के पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स जाते हैं वो क्या बनती है, विनर होती है और वो रूलिंग पार्टी बनाती है। उसका जो हेड है वो भी बिकम द पीएम ऑफ या प्राइम मिनिस्टर और द हेड ऑफ द स्टेट। तो वो हमने कहाँ से, सॉरी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो हमने कहाँ से लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट। इसको कहाँ से ऑप्ट किए हमने, फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पांचों पॉइंट्स हमारे आए हैं फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा वी हैव टेकन सम पॉइंट्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यूके के उससे भी लिए, यूनाइटेड स्टेट यूएस से लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिए हैं। वो कौन से हैं, जो हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आए हैं, यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से। एक्सेप्ट दैट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशियल रिव्यू यानी जब जुडिशरी कहती है कि कोई भी डिसीजन अगर गवर्नमेंट ने ले लिया, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो फिर वो उसको मना कर देती है, उसको फिर हमारे जो मेंबर्स हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, जिसको लोगों ने चुना है, तो उनको फिर से कहते हैं कि इस सारे को दोबारा से रिव्यू किया जाए, दोबारा देखा जाए कि क्या ये सही है, गलत है, या इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं या नहीं। तो वो जो जुडिशियल रिव्यू है वो भी हमारा कहाँ से आया है, फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना, यानी जुडिशरी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, वो हमने उसको इंडिपेंडेंसी दी है ताकि कोई भी पावर, कोई भी पावरफुल जो कोई भी गवर्नमेंट अगर पावर में आती है तो वो जुडिशियल सिस्टम पर अफेक्ट ना करे, सबको जस्टिस मिले। इसके लिए क्या बनाई गई, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी को क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट। तो ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सेप्ट दैट प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन देता है कि वट एवर इज इनसाइड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी वैल्यूज है, कौन से प्रिंसिपल्स है। तो ये प्रेम्बल का आइडिया भी कहाँ का है, फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन आई एम सेइंग कि ये प्रेम्बल या जो भी हमने लिया है वो हमने उसको कॉपी नहीं किया है, वो प्रेम्बल में हमने अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम आयरलैंड भी बोलते हैं। अब यहाँ से हमने क्या लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको किस नाम से जाना जाता है, DPSP, यानी डायरेक्टिव पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगेन ये 1 मार्क क्वेश्चन है, व्हाट्स अ फुल फॉर्म ऑफ DPSP। अब दूसरा ये क्या करते हैं, इनका रोल क्या है, दे गिव डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट हाउ टू रूल, जो गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि उनको रूल किस तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए कैसे रूल करना है गवर्नमेंट को, वो डायरेक्शन कौन देता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। वो कहाँ पर है, दैट आर मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अब फिर से भाई कि हमने इसको कॉपी नहीं किया है, कॉपी कैसे, डिफरेंस क्या है आयरलैंड के हमारे इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, क्या डिफरेंस है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में इनको किस नाम से जाना जाता है, विद द सोशल पॉलिसी, इसको बोला जाता है सोशल पॉलिसी, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इसे क्या नाम दिया, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा आयरलैंड के या इरिश कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ मेंशन है, अंडर द आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 में मेंशन किए गए हैं, जबकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 37 से लेकर 50 के बीच में। यानी इस तरीके से आर्टिकल 37 से 50 और वो सिर्फ सिंगल आर्टिकल 45, तो ये भी अपने आप में क्या बताते हैं कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो दे आर मोर पावरफुल, राइट।
अब इसके बाद है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। एज यू ऑल नो कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो जो फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी का जो प्रिंसिपल्स था, ये पूरे वर्ल्ड ने अडॉप्ट किया था, राइट, इक्वेलिटी का। तो ये पूरे वर्ल्ड ने लिया था और इसी तरीके से इंडियन जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऑप्ट किया। देन कनेडियन मतलब कनाडा का कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमने किया क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें सेंटर के पास स्टेट से ज़्यादा पावर होती है। तो ये फॉर्म ऑफ, ये तरीका, अब उस समय में स्टेट के पास सेंटर से ज़्यादा पावर रखना, ये हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि उस समय में जब देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी जिनको इंडिया में मिलाना बहुत ज़रूरी था और वो एक ईजी टास्क नहीं थी। तो ऐसे में अगर उस समय में ज़्यादा पावर स्टेट्स के हाथों में दे देते तो जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी, कोई भी स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर सकती थी। तो इससे क्या होता, स्टेट हमारा इंडिया जो था और ज़्यादा टुकड़ों में डिवाइड हो सकता था। इसलिए स्टेट्स के हाथ में ज़्यादा पावर नहीं दी गई, पावर किसके हाथ में ज़्यादा रखी गई, इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस टाइप की गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक्सेप्ट दैट हमारा क्या है, द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर, यानी जो रेजिडुअल पावर कौन सी हैं, जो वो पावर्स या वो एरिया जो आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उस समय वो एरियाज नहीं थे, बाद में डेवलप हुए, लाइक आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो उन एरियाज़ को किस में डाला गया था, उन एरियाज़ को डाला गया था रेजिडुअल लिस्ट में। अब ये इसमें मैक्सिमम पावर किसके हाथ में रहती है इन एरियाज़ की, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें अब ये क्यों रहते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे एरियाज़ है जो कंट्री की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और सिक्योरिटी, अब आपको ऑल ऑफ वी नो वेरी वेल कि आईटी, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, ये आजकल जो नेटवर्क है, इससे कंट्री की सिक्योरिटी को कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर ये स्टेट के हाथ में दे दिया जाए। तो इसलिए इसको सेंटर के हाथ में रखा गया, क्योंकि ये पूरे नेशन की सिक्योरिटी का मामला है। तो ऐसे में कंट्री की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये पावर किसके हाथ में, मैक्सिमम पावर इसकी किसके हाथ में, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी हमने कहाँ से लिए, फ्रॉम द कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये सारे हमारे क्या थे, दीज ऑल आर डिफरेंट सोर्सेज और यू कैन से प्रोविजंस, जहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स को लिया गया है। क्लियर। तो इसके साथ ही अब यहाँ आपका ये किसी भी स्टेट से हमने क्या लिया है कि इस आर्टिकल के अंडर आता है, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम एज इन MCQ फॉर्म, राइट। सो बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। सो ये हमारा क्या था, दिस वॉज ऑल अबाउट द फुल चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। होपफुली इट्स क्लियर टू यू। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं एंड यू कैन गेट द सॉल्यूशन। You would be and I will try to solve all the problems. But अगर आपको वाकई ये सब कुछ सही अच्छे से समझ में आ रहा है, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.